हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटीआर वन हम लोग कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले सर्विसेज में आके आपको रिटर्न में आना होगा। रिटर्न में आने के बाद आपके पास इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, जिसके बाद हम लोग सबसे पहले, क्योंकि हम लोग फरवरी 24 का हम लोग जीएसटीआर थ्री भी फाइल करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट है। यहाँ पे किस क्वार्टर के अंदर ये मंथ फॉल कर रहा है, फरवरी मंथ का हम लोग यहाँ पे फरवरी मंथ सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। उसके बाद देखिए जीएसटीआर वन, क्योंकि उसका ड्यू डेट 11 मार्च था, फरवरी मंथ के लिए वो ऑलरेडी फाइल हो चुका है। उसके बाद ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर टू ए होता है, यहाँ पे जीएसटीआर टू बी होता है। टू बी तो थ्री बी से पहले आपको रिकन्सिलेशन करने के लिए आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। मैं आज आपको सिर्फ बताऊंगा कि ऑनलाइन जीएसटीआर थ्री बी कैसे फाइल किया जाता है टेबल वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीएसटीआर थ्री बी का जो ड्यू डेट है 20 मार्च 2024 दिखा रहा है। तो इसे हम लोग ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने सबसे पहले ये पूछेगा क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या इसमें कुछ और भरना चाहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग नील रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते। नो में सेलेक्ट करेंगे। नो में सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से ये एक चेक बॉक्स आएगा, जिसमें कि पूछेगा कि ये समरी समरी ऑटो पॉपुलेटर होता है जीएसटीआर वन से रिलेटेड, ये यहाँ पे आपसे पूछेगा। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद ये रहा आपके सामने टेबल बाय जीएसटीआर थ्री बी। तो जैसा कि जीएसटीआर थ्री बी में आप टेबल नंबर 3.1 देखेंगे, यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई और रिवर्स चार्ज से रिलेटेड डिटेल जाता है। तो और यहाँ पर एक एक टेबल करके हम लोग जैसे जैसे इस टेबल पर आप जब क्लिक करेंगे तब आपके सामने इस तरह का दिखेगा। टेबल 3.1 में देखेंगे, यहाँ पे डिटेल आपके सामने आ जाएगा। ये जो जीएसटीआर वन में जो हम लोग आउटवर्ड सप्लाई दिखाए थे उससे रिलेटेड यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और सीजीएसटी एजीएसटी और एजीएसटी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जीएसटीआर वन में ये ऑलरेडी दिखा चुके हैं। उसके बाद ये बी नंबर टैब में आपको देखिएगा, यहाँ पे अगर जीरो रेट कुछ अगर आप एक्सपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट विथ या विदाउट टैक्स, अगर आप यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट किए हैं तो आपको टेबल 3.1 बी में दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपके पास कुछ आउटवर्ड सप्लाई अनलिमिटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो वो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू आरसीएम, जितना भी ड्यूरिंग द पीरियड आप इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू आरसीएम, जो भी इनवर्ड सप्लाई जिसपे कि आरसीएम आपको देना है, वो आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई अगर कुछ रहता है, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल डीजल वूजल जो रहता है, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई अगर आप कुछ किए हैं तो आपको यहाँ पे वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का टेबल रहेगा। नेक्स्ट टेबल हम लोग आ जाते हैं, ये टेबल 3.1.1 जो है सप्लायर सप्लाईज नोटिफाई अंडर सेक्शन इतना। जैसे कि ये होता है ना अपना ओला उबेर होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है। अगर मान लीजिए आप एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आप सब ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका भी डिटेल इसमें देना पड़ेगा इस टेबल में। और अगर मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर ही है कोई, वो अगर ट्रांजेक्शन करता है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे आएगा। ये टेबल मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल सप्लाई ऑन हुच ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स ओला उबेर या जो भी है, अमेजन अमेजन जो भी है, फ्लिपकार्ट का जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उस वो अगर उसका जो डिटेल वो कितना सप्लाई किया है ड्यूरिंग द पीरियड, वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए मैं अपना प्रोडक्ट अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचा हूँ, या अपना मान लीजिए कैब मैं ओला उबेर में दिया हूँ, मैं अगर उसके थ्रू अगर कुछ करवाता हूँ काम, तो एज अ रजिस्टर्ड पर्सन मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के हेल्प से मैं कुछ सप्लाई करता हूँ, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये हो गया टेबल 3.1.1। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल में जैसे कि सामने नेक्स्ट टेबल आप देख रहे हैं कि इंटर स्टेट बी टू सी सप्लाई अगर आप कुछ भी करते हैं लेकिन अदर स्टेट को करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई होता है बी टू सी। तो आपको वहाँ यहाँ पर देना पड़ेगा डिटेल उसका, जो भी रहेगा उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है टेबल नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर आप कुछ इंपोर्ट ऑफ गुड्स किए होते तो आपका यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। मैं अभी भी मान के चलता हूँ, कुछ अगर मान लीजिए बिल ऑफ एंट्री अगर ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होता है तो आप उसे इनकॉर्पोरेट यहाँ पे कर लो, और जीएसटीआर वन में सॉरी जीएसटी पोर्टल पे उसे आप फेच भी करवा सकते हो। ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच एज गेट से अगर वो ट्रांसमिट नहीं होता है तो उसका क्रेडिट आप लेना मत मत बंद करो, आप क्रेडिट ले लो। ड्यूरिंग द पीरियड कुछ भी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, यू शुड टेक क्रेडिट। अगर आपके पास बिल ऑफ एंट्री और
आईजीएसटी का पेमेंट का चालान कॉपी है तो आप क्रेडिट ले लो। ये नहीं, 2B में अगर ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हो रहा है ड्यू टू गवर्नमेंट्स टेक्निकल फॉल्ट, ये हम लोग का गलती नहीं है, हम लोग ने उस मंथ में टैक्स पेमेंट किया तो हम लोग को क्रेडिट मिलना चाहिए, इवन दो कि 2B में नहीं आता है। हालांकि आप सर्कुलर 170 अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इसका भी आपको मैचिंग कराना पड़ेगा, बट इसमें टैक्स पेयर का कोई गलती नहीं है, तो हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। और टैक्स पेयर अपना ट्रांसमिट करवा भी सकता है आइस गेट से, सर्च एक बटन है, बिल ऑफ एंट्री सर्च जीएसटी पोर्टल पे है, वहां से आप करवा भी सकते हो। ओके, तो आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो होगा आप यहाँ पे डाल दो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड अगर आप मान लो इंपोर्ट ऑफ सर्विस किए हो कुछ, उस पर आरसीएम में पेमेंट किए हो तो आप उसका क्रेडिट यहाँ पे ले सकते हो। आरसीएम का जो एज यूजुअल जो आउटवर्ड में आप दिखाया होगा वो एलिजिबल क्रेडिट है तो आप यहाँ पे दे दो। अगर मान लो आप आरसीएम का एक 110 रुपया, जिसमें कि 10 रुपया इनएलिजिबल है, 10 रुपया एलिजिबल है, तो आपको आउटवर्ड टेबल 3.1 में आपको 110 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 110 रुपया दिखाना पड़ेगा। और जो आपका 10 रुपया जो इनएलिजिबल आईटीसी है वो 10 रुपया आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, टेबल नंबर 4B1 में दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो 10 रुपये इलिजिबल है। यानी कि नेट में आप देखोगे यहाँ पे आप 110 दिखाओगे, यहाँ पे आप दिखाओगे 10, तो नेट में जो आपका एलिजिबल आईटीसी है आरसीएम का वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा और क्रेडिट ले लोगे। आईएसडी का क्रेडिट भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा आपका, जो भी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड आप आया रहेगा आपके पोर्टल पे। उसके ऑल अलग आईटीसी आपका यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होगा, तो आप वहां से क्रेडिट ले सकते हो। इसमें मान लो कुछ इनवॉइसेस ऐसा है जो कि आप इस मंथ जिसका क्रेडिट नहीं ले रहे हो, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, यानी कि टेम्पोररी रिवर्सल आप यहाँ पे दिखाओगे, टेबल B2 में दिखाओगे, टेबल 4B2 में दिखाओगे, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ में आप क्रेडिट लोगे। लेकिन मान लो कुछ क्रेडिट ऐसा है जो कि लास्ट मंथ में आपके 2B में दिख रहा था लेकिन इस मंथ में बुक्स में आया, तो वो आपका लास्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड था, इसका मतलब आप इस बार रिक्लेम करोगे। तो रिक्लेम करने का सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप रिक्लेम, सबसे पहले यहाँ पे वो क्रेडिट डालो, कितना जितना भी आपका रहेगा वो अमाउंट यहाँ पे डालो, और वही अमाउंट यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पर मान लो कि अगर आपका जो भी मान लो कि 5,000 रुपया होता है, तो 5,000 रुपया आप यहाँ पे पहले दिखाओ, फिर इसको यहाँ पे ऐड कर दो, यानी कि टोटल 7,000 आपका हो जाएगा। अब फिर आप क्रेडिट ले सकते हो। और मान लीजिए अगर ये जो 2,000 है, 2,300 जो रुपया है, इसमें से अगर मान लो कुछ कैरी फॉरवर्ड, मान लीजिए 500 रुपया कैरी फॉरवर्ड होगा, तो आप यहाँ पे 500 रुपया कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ की करा लो, जिसको कि आप नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ रिक्लेम करवा सकते हो। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ अगर रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी रहता है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टेबल 4 भी देख लिए जीएसटीआर 3B का। अब इसे हम लोग कंफर्म कर देंगे, कंफर्म करके फिर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद देखिए ये टेबल बहुत सारे टैक्स पेयर को नहीं पता है, एग्जेम्प्टेड निलेटेड और नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, जितना भी हम एग्जेम्प्टेड निलेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई इनवर्ड, मतलब मैं बाई किया हूँ उसमें अगर कुछ है एग्जेम्प्टेड निलेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई, उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। मान लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो तो एग्जेम्प्टेड रहता है, वहां पे आप डाल ही सकते हो। इनवर्ड सप्लाई भी है, जैसे मतलब पेट्रोल डीजल आप कुछ खरीदे हो, नॉन सप्लाई, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, वो भी आप यहाँ पे डाल के कंफर्म करोगे। ये बहुत सारे टैक्स पेयर नहीं डालते हैं, वी शुड डिस्क्लोज दिस अमाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट और पेनल्टी का एक नया टैब जो कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट लाया है, इंटरेस्ट अगर कुछ डिले पेमेंट रहेगा तो आपका यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, और यहाँ पे लेट फीस ऑटो पॉपुलेटेड है, इंटरेस्ट का आप अमाउंट खुद से भी डाल सकते हो, उसके बाद कंफर्म करके फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद में आप मेन टेबल में आ जाओ, मेन टेबल में आके आप इसे सेव कर लोगे, सेव करने के बाद आपके सामने इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, फिर आप प्रोसीड करोगे, प्रोसीड, फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करो, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का आएगा। इस तरह का मान लीजिए अगर जैसे कि मेरे केस में मान लीजिए कुछ लाइबिलिटी नहीं आता, अगर लाइबिलिटी आता तो यहाँ पर फिर हम क्रिएट चालान करते हैं, क्रिएट चालान करके उसका पेमेंट करते हैं। क्रिएट चालान मान लीजिए मैं आप करके दिखा देता हूँ, अगर कुछ पेमेंट अगर है तो। हालांकि मेरे केस में कुछ पेमेंट नहीं है, नहीं तो यहाँ पर अगर आता तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी का जो भी लाइबिलिटी तो यहाँ पे आया था, फिर आप ई पेमेंट का जो प्रोसीजर होता है, ई पेमेंट का प्रोसीजर फॉलो करते तो आपका इजिली पेमेंट होके कैश लेजर में क्रेडिट आ जाता। कैश लेजर में मेरा बैलेंस आ गया, फिर यहाँ से मेक पेमेंट, या जिसको लाइबिलिटी ऑफसेट करेंगे वो लाइबिलिटी ऑफसेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको चेक बॉक्स पूछेगा, यस करोगे, फिर प्रोसीड टू फाइलिंग करके ओटीपी देके वेरीफाई करके फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा जीएसटीआर 3B ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के जो भी जीएसटी से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो रहेगा जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हेल्प करेगा, तो मैं बना के आप लोगों को देते रहूंगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहेगा तो आप मेरे मेल आईडी दिए हुए मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर देना, मैं आपका जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।